देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, फिर उप मुख्यमंत्री और फिर बने मुख्यमंत्री। और इस बार तो वाह क्या नंबर लेकर के बने हैं, कितनी ताकत लेकर के वो आए हैं। वक्त लगा होगा मानने में या खुद को समझाने में एक नाथ शिंदे जी को कि भाई अगर फडणवीस हो सकते हैं रोल बैक तो आपको भी होना पड़ेगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने वो करके दिखाया और ऐसा राज्य, महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य अपनी पार्टी को जीत करके दिखाया जो इतिहास में दर्ज होगी ऐसी जीत। अब देवेंद्र फडणवीस ने जो कमाया है उसके बाद उनकी अपनी पार्टी में उनका ग्राफ कहां तक पहुंच गया, इस बात की लेकर के बहुत चर्चाएं हुई कि पार्टी में जो सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप है उसमें योगी आदित्यनाथ के समकक्ष क्या अब देवेंद्र फडणवीस खड़े हो गए हैं। योगी जी के पास भी 2 जीत का श्रेय है, इनके पास भी 2 जीत का श्रेय, बल्कि योगी जी के हिस्से में तो वैसे देखें तो 1 जीत का भी क्रेडिट जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो 2 चुनाव बल्कि 3 चुनाव जितवाए, 14 का चुनाव जितवाया, 19 का चुनाव जितवाया, 24 का चुनाव भी जितवाया। तो देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक कद कहां पहुंचा 2024 में? विजय जी, देवेंद्र फडणवीस मतलब वाकई भारतीय जनता पार्टी की जो नई पीढ़ी के नेता है ना, उसमें क्रांतिकारी नेता के तौर पर आप देख सकते हो। और 2014 का आप चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, उसको यूँ समझिए, चुनाव जीता वो तो ठीक है, पूरा का पूरा राजनीतिक उलटफेर कर दिया कि बड़े भाई को उन्होंने छोटा भाई बना दिया, कट्टू साइज कर दिया शिवसेना का। ये काम भारतीय जनता पार्टी की उस पीढ़ी के कोई बड़े नेता नहीं कर नहीं पाए, बल्कि सोचिए सोचने की भी हिम्मत नहीं हुई। वो हमेशा उसके अम्ब्रेला में बाला साहब ठाकरे के बाद भी वो उसी को चलाते रहे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने वो उलटफेर कर दिया। उसमें हालांकि अमित शाह जी की भी बहुत भूमिका रही है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस उसको लीड कर रहे थे और उस काम को किया। उससे बड़ा काम मैं समझता हूँ कि जब वो 5 साल मुख्यमंत्री रह लिए और फिर एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाई तो उसमें उप मुख्यमंत्री हो गए। ये भी एक बड़ा कदम है। ऐसा कदम बहुत कम लोग कर पाते हैं, समझे, ऐसा फैसला बहुत कम लोग कर पाते हैं। और उसके साथ भी अच्छा, कई बार होता है कि मैंने बहुत सारे उप मुख्यमंत्री देखे भारतीय जनता पार्टी के, वो ऐसे उसमें बैठते हैं कि इतने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि फिर वो मुख्यमंत्री बनने की सोचते ही नहीं है। बिहार में भी ऐसे बड़े नेता रहे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री रहकर भी मुख्यमंत्री बनने का न केवल सपना पाल ले रखे, उसकी लगातार कोशिश करते रहे, जिसका नतीजा है 2024 के चुनाव कि भारतीय जनता पार्टी ने बाउंस बैक किया। और वो भी बाउंस बैक तब किया जब महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों में उनकी बड़ी हार हुई थी। उसके बाद भी एक और बड़ा फर्क है कि देवेंद्र फडणवीस अभी मुंबई से दिल्ली की बुलेट ट्रेन नहीं देख रहे। वो मुंबई में, सह्याद्री में, वर्षा में थोड़ा सा अपना वो जमाना चाहते हैं और समुंदर की लहरों को अभी गिनने का काम कर रहे हैं। तो वहाँ लौट आए हैं समुंदर की तरह से, लेकिन वो मजबूत नेता हैं। फिलहाल मैं उनको दूसरी पीढ़ी के नेतृत्व के कंपटीशन में उनको नहीं देख रहा मतलब कि यदि अभी मोदी के बाद कोई आएगा उसमें देवेंद्र फडणवीस के नाम को मैं नहीं देख रहा। लेकिन वो दिल्ली की राजनीति में आ सकते हैं, पार्टी संगठन में आ सकते हैं, इससे नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो सेकंड जनरेशन आफ्टर मोदी है उसमें योगी और अमित शाह मोटे तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बाकी 2 नाम है केवल। हाँ, बाकी तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बदल जाता है, बहुत सारी चीजें बदलती है। जब नरेंद्र मोदी आए थे तो उस 4 लोगों में नरेंद्र मोदी का ही नाम नहीं था, बाकी सबका था। समीर जी, आज देवेंद्र फडणवीस की गिनती किस लीग में हो रही है? देख लिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई भविष्य के नेता अगर 3 नाम लिए जाएंगे तो उसमें एक देवेंद्र फडणवीस का जरूर नाम होगा। देवेंद्र फडणवीस के साथ देखिए, अभी 54 साल के हैं, 5 साल के मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय चुनाव समिति में है, उस संगठन के आदमी है। भारतीय जनता पार्टी के से बहुत कम नेता है कि जो जिनका संगठन के अंदर भी इतना दखल हो, संगठन की भी वो समझ रखते हो, संघ से भी उनका गहरा नाता हो, पार्टी के अंदर लोकप्रियता स्वीकारता भी हो और मुख्यमंत्री के रूप में उनका शानदार कार्यकाल रहा हो। देवेंद्र फडणवीस हर मामले में खरे उतरे हैं। संगठन की बात हो तो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, मुख्यमंत्री बने, 5 साल का बेदाग और बहुत शानदार कार्यकाल रहा उनका। उसके बाद उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वो बात अलग है कि शिवसेना उनके साथ नहीं आई। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को मजबूत किया, संगठन के रूप में संघ के साथ मिलकर काम किया, और फिर जब अभी 2024 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, मैं चक्रव्यूह भेदना जानता हूं, तो उनकी स्वीकारता संघ के अंदर है, पार्टी के अंदर है, मोदी के सबसे करीबी और भरोसेमंद में आते। मोदी जी ने कहा था जिस दिन महाराष्ट्र जीतकर जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय प्रधानमंत्री मोदी आए थे स्पीच देने, तो उन्होंने कहा था मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस
तो मोदी जी के जो आशीर्वाद है और जो देवेंद्र फडणवीस पे रहा है वो जग जाहिर है। और मुझे लग रहा है कि आज उम्र भी देवेंद्र फडणवीस के पास है, संगठन के आदमी है। 5 साल का कार्यकाल के बाद मुझे लग रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी विकल्प देखेगी तो योगी के साथ होगा। बिल्कुल योगी अब लगे आज जरा उद्धव ठाकरे के लिए बता दीजिए वर्ष कैसा था। मुझे लगता है उद्धव ठाकरे के लिए तो पिछले साल से ही बुरा दौर शुरू हो गया था। मतलब ऐसा नहीं कि ये साल रहा, 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद से उनके लिए बुरा दौर शुरू हुआ कि जिस तरीके से उनकी पार्टी टूटी, वहां से एकनाथ शिंदे लेके चले गए, वो सबसे बड़ा दौर उनके लिए रहा। और उसके बाद लगातार उनके लिए समय खराब रहा। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इतनी तमाम झटकों के बाद भी 20 सीटें वो जीते हैं आज। अब मतलब तो आज पूरी तरीके से वो खत्म नहीं हुए, शिवसेना बनी रहेगी। अब वो नए तरीके से राजनीति देख रहे हैं कि बीएमसी के चुनाव लड़ेंगे। मुझे लग रहा है सिर्फ बीएमसी उनके लिए आखिरी उम्मीद है। अगर बीएमसी वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो उद्धव ठाकरे राजनीति में बने रहेंगे, वरना वापसी करना बहुत मुश्किल फडणवीस होगा। और उद्धव ठाकरे, देखिए उद्धव जी के लिए तो बहुत बुरा वक्त रहा और एक तरह से कहें कि वो बाला साहब की विरासत उनके हाथ से फिसल चुकी है। अब उनको बीएमसी में थोड़ा बहुत कुछ जिसको कहें कि प्राणदान मिलेगा क्या, बहुत मेहनत करनी है, बहुत पीछे चले गए हैं। उसका पहला तो ये होगा कि वो उस गठजोड़ से बाहर निकले जहां उनकी शक्ति चूसी जा रही है। एक तरह जिसको कहते हैं ना कि पैरासाइट्स होते हैं कि खून शरीर का चूस लेते हैं, तो वो वही हाल हो गई। जिस गठजोड़ में है वो उनकी ताकत खींच रहे हैं। पहला तो ये हुआ। दूसरा, जब हम लोग देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो ये भी सवाल उठता है कि क्या तो देवेंद्र फडणवीस के लिए, जैसे योगी जी के लिए जो जिन शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया, देवेंद्र फडणवीस के लिए सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल मैं करता हूं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पीढ़ीगत परिवर्तन के प्रतीक नेता है। पीढ़ीगत परिवर्तन के, हर कुछ वर्षों में एक पीढ़ी बदलती है तो ये पीढ़ीगत परिवर्तन के प्रतीक नेता है। समानता कितनी है जरा उसको आप देखिए। जब 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो वो भाजपा ने उनको बनाया था, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। जब उनको 14 में मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला था तब भी 122 सीटें जो आई थी तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे। तो ये एक समानता। दूसरा, यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन रहे 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ, और वन ऑफ द यंगेस्ट कह लीजिए, शायद यंगेस्ट ना हो, कुछ और लोग भी हो, मेयर, विधायक, उस तौर पर देवेंद्र फडणवीस जाने जाते हैं। दोनों ने अपने अपने जो ऑर्बिट था उसको तोड़ा, बड़े ऑर्बिट में गए। उनके सामने जो कहें कि लोकल लेवल पर स्थानीय और नेशनल मुश्किलें थी, दोनों उससे निकल कर आए। और जो सबसे बड़ी बात है, जो एडवांटेज देवेंद्र है, नागपुर से आते हैं, वो भी स्कूटर से रेशिमबाग और महाल तक जा सकते हैं।